बच्चों चैप्टर थर्ड की आज की क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने देखिए 4.3 पर जो है अपनी वीडियो समाप्त की थी। आज वहीं से हम आरंभ करेंगे। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी, अर्थात एक वैकल्पिक व्यवस्था भी क्या समाज में थी, ये जानने की कोशिश की जाएगी संपत्ति में भागीदारी के आधार पर। देखिए, अभी तक हमने उन परिस्थितियों का परीक्षण किया है या उन्हें पढ़ा है जहां पर लोग अपनी संपत्ति के आधार पर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे। जैसा कि अभी इससे ऊपर जो स्रोत दिया हुआ है उसमें अवंती पुत्र और कंचन, जो कि एक बुद्ध के अनुयायी थे, कंचन, तो उनमें आपसी बातचीत जो हो रही है उस बातचीत से पता लगता है कि जिसके पास धन है, चाहे वो शूद्र ही क्यों ना हो, वो सामाजिक अपना स्तर अच्छा बना सकता था और साथ ही साथ वो दास सेवक और सेविका भी रख सकता था। किंतु अभी उससे थोड़ा सा एक अलग हमें स्थिति देखने को मिलेगी। अभी देखते हैं कि किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी थी। देखिए, इस चीज के अलावा भी समाज में कुछ था। वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में दानशील व्यक्ति का सम्मान होता था, जबकि कृपण व्यक्ति अर्थात कंजूस व्यक्ति जो अपने लिए ही केवल संपत्ति संग्रह करता था, उसे घृणा का पात्र समझा जाता था। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र था जहां उपरोक्त आदर्शों को संजोया जाता था। देखिए, प्राचीन तमिलकम क्षेत्र अर्थात दूर दक्षिण की बात हो रही है। जैसा हमने पहले पढ़ा अध्याय 2 में कि इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थी। देखिए, हमने चोल, चेर और पांडे, इन तीनों सरदारियों के विषय में पढ़ा है। तो वहां पर सरदारियां थी दक्षिण भारत में। यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों को आश्रय देते थे। चारण अर्थात कवि जो उनकी गाकर प्रशंसा करते थे, उन्हें निश्चित रूप से उनका आश्रय प्राप्त होता था। तमिल भाषा के संगम साहित्यिक संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण मिलता है, जो इस ओर इंगित करता है कि हालांकि नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 71 पर, धनी और निर्धन के बीच विषमताएं तो विद्यमान थी। जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था, उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांट कर उसका उपयोग करेंगे। देखिए, मिल बांट कर उपयोग करने की बात वो कही गई है। अब स्रोत 14 है। निर्धन दानी सरदार, इसमें क्या दिया हुआ है? ये तमिल साहित्य से ही लिया गया है। यह रचना पुरुनारुरु से उद्धृत है, अर्थात वहां से इसे लिया गया है, जो तमिल संगम साहित्य लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी की एक पद्यावली है, अर्थात पद्य में है। इसके अंदर जो लिखा गया है, इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष देखिए किस प्रकार से कर रहा है। वो कहता है कि उसके आश्रयदाता राजा के पास हर रोज दूसरों पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है, किंतु वह इतना ओछा भी नहीं है कि यह कहकर कि मेरे पास कुछ धन नहीं है और धन देने से मना करते। वह इरंतई एक स्थान में रहता है और दान प्रिय है। वह चारणों की क्षुधा का शत्रु है, अर्थात जो भूख प्यास चारणों की है उसका वो शत्रु है। उसका अवश्य ही वो नाश करता है। उन्हें जो भी उसके पास संसाधन होते हैं उनसे उनका भरण पोषण करने की कोशिश करता है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ, तुम सभी चारण जिनके होठ इतने दक्ष है। अर्थात तुम यदि राजा की प्रशंसा करने में दक्ष हो तो मेरे साथ आ जाओ। राजा तुम्हें, मेरा जो राजा है वो तुम्हारा अच्छी प्रकार से भरण पोषण करेगा। यदि हम उससे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से क्षीण हुई पसलियां उसे दिखाएंगे तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और उस सक्षम हाथ वाले से कहेगा, मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। अर्थात देखिए, चारण इसमें नीचे दिया हुआ है नोट में, आप ये भी देख सकते हैं कि चारण ने सरदार को दानी बताने के लिए देखिए किस तरह के दाव पेच अपनाए हैं।
इस तरह की बातें जो है वो कही हैं। हालांकि बराबर में हमें एक मूर्ति भी दिखाई दे रही है। ये मूर्ति किसकी है? इसमें जो है, जो ऊंचे कद वाला दिखाया गया है वो सरदार को दिखाया गया है, अर्थात राजा को। और ये जो नीचे कद वाले हैं ये उनके चारण या उनके अनुयायी जो उनको मानते थे और उनके साथ साथ रहते थे, उन्हें जो है नीचे कद वाला। देखिए राजा का सर भी अपने अनुयायी के सिर, राजा का हाथ भी अपने अनुयायी के सिर पर है, जिससे पता लगता है कि राजा किस प्रकार से अपना हस्त जो है वो जो है अनुयायियों के सिर पर रखते थे, अर्थात उन्हें अभय प्रदान करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। अब इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विषमताओं की व्याख्या किस प्रकार से जो है की जा सकती है। एक सामाजिक अनुबंध देखेंगे कि क्या है, एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट था। अब बौद्धों ने, सबसे पहले बौद्धों का ही ले लेते हैं कि बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा जो है प्रस्तुत की है। साथ ही समाज में फैले अंतर विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा है। देखिए सुत्त पिटक नामक एक ग्रंथ है। पिटक ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण त्रिपिटक है, क्योंकि 3 ही पिटक हैं, उनमें सुत्त पिटक में अति महत्वपूर्ण है। इसमें एक मिथक दिया गया है। मिथक अर्थात जो है वो सत्य भी हो सकता है और नहीं भी, जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतया विकसित नहीं थे। मानव जो है प्रारंभ में विकसित तो नहीं था। ये तो खैर हम जब उसका अध्ययन करते हैं पाषाण काल का, तब भी हमें ये बात स्पष्ट हो जाती है। वनस्पति जगत भी अविकसित था, वनस्पति जगत भी उतना विकसित नहीं था, अर्थात जो हम तरह तरह के पेड़ पौधे और खाद्यान्न देखते हैं तब उतने नहीं थे। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे, अर्थात सभी जीव जो है मिलकर के शांति पूर्वक रहते थे और प्रकृति से केवल उतना ही लेते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी। किंतु बाद में क्या हुआ? बाद में बताया गया है कि यह व्यवस्था जो है पतन को प्राप्त हो गई, पतनशील हुई। मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। मनुष्य जो है लालच के वशीभूत अधिक इकट्ठा करने लगा और प्रतिहिंसक, दूसरों के प्रति हिंसा दिखाने लगा और कपटी हो गया। कपटी अर्थात किसी भी प्रकार से वो धन कमाने में लग गया। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करें और जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करें। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। इस प्रकार जो थे मनुष्य थे, उन्होंने इस प्रकार से एक राजा को जो है उसकी अवधारणा प्रस्तुत कर दी है कि हम जो है एक ऐसे व्यक्ति का चयन कर लेते हैं जो है उचित बात को उचित कहे और अनुचित को अनुचित कहे। बदले में हम क्या देंगे उसे? चावल का अंश। संभवतः उस समय जो है चावल ज्यादा उगाया जाता होगा, इसलिए चावल को चुना गया है। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। महासम्मत अर्थात सबकी जो सम्मति से चुना गया हो। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। लेकिन लोगों ने स्वयं राजा की अवधारणा प्रस्तुत की और स्वयं ही राजा को चुन करके बिठाया सिंहासन पर। कर क्या था? वह मूल्य था जो लोग राजा की इस सेवा के बदले उसे देते थे, अर्थात राजा जो है उनकी रक्षा करता था, उचित और अनुचित का जो है भेद करता था, तभी लोग जो है राजा को जो है कर देते थे। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और आशय भी है। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। देखिए इसमें जो है केवल राजाओं को इसमें एक तरीके से किया गया है संकेत कि केवल राजा या कोई सामाजिक व्यवस्था को कोसने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जब मनुष्यों ने एक प्रणाली बनाई थी तो उसमें परिवर्तन भी उन्हें ही करना चाहिए था। इस बात का सीधा सीधा आशय है। तो बच्चों, इससे पहले कि हम जो है पॉइंट 6 पर चर्चा करें, साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। देखिए पॉइंट 6 है हमारा
इसमें इतिहासकार और महाभारत के विषय में चर्चा करनी। उससे पहले मैं आपको जो है कोई 2 क्वेश्चन के आंसर जो है आपको आज, क्योंकि हमने काफी अध्ययन कर लिया है तो 2 क्वेश्चन के आंसर जो है इसमें से आराम से बन जाते हैं। उनका जो है मैं थोड़ा आप प्रयास करती हूँ कि आप किस प्रकार से लिखें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये देखिए जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 100 से 150 शब्दों वाले, इनमें जो है हमने फर्स्ट का जो है आंसर आपको बता दिया है, अच्छी प्रकार मैंने समझा भी दिया है। आपको लिखने में मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन की चर्चा भी हो चुकी है, थर्ड की भी हो चुकी है, और आज हम करेंगे बात फोर्थ क्वेश्चन की कि किस प्रकार से जो है इसे सॉल्व करना है। अब इसमें दिया है कि किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के उस ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सूक्त पर आधारित था। देखिए बच्चों, मैं हमेशा से आपको हर वीडियो में ये बताने की कोशिश करती हूँ कि स्रोत कितने महत्वपूर्ण है, और मेरा मेन टारगेट यही होता है स्रोत पढ़ने का, जिससे कि आप ये जान सकें कि स्रोत जो हैं कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए पढ़ने। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर वहीं से निकल करके आते हैं, तो इसी में भी एक स्रोत का यदि हम उदाहरण ले तो कोई अनुचित बात नहीं होगी। जिस प्रकार से इसमें दिया गया है कि सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा, अर्थात बौद्धों ने किस प्रकार सामाजिक कॉन्टेक्ट को देखा, वो समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सूक्त पर आधारित थी। देखिए पहले तो ब्राह्मणीय दृष्टिकोण की बात कर लेते हैं। ब्राह्मणीय दृष्टिकोण अर्थात मनुस्मृति के आधार पर जो है पुरुष सूक्त पर आधारित सामाजिक व्यवस्था लागू थी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो स्थान था वो ब्राह्मण का था, उसके पश्चात क्षत्रिय, फिर वैश्य, और सबसे जो निचले या अंतिम पायदान पर थे वो शूद्र थे, जिनके ऊपर भार था तीनों वर्णों की सेवा करने का। किंतु देखिए बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये अवधारणा जो है कुछ अलग थी। सामाजिक कॉन्टेक्ट की जो है बौद्ध अवधारणा बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि अभी ऊपर हमने एक स्रोत में पढ़ा है राजा अवंतीपुत्र और एक जो है बौद्ध हैं कंचन, महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं कंचन, उनके बीच जो है संवाद दिखाया गया है स्रोत में। तो उसमें जो है ये बताने की कोशिश की गई है अवंतीपुत्र से ही पहले तो कंचन ही कुछ प्रश्न करते हैं, फिर अवंतीपुत्र जो है उनका जो है उन्हें उत्तर देते हैं, उसके बाद फिर अवंतीपुत्र की ओर से क्वेश्चन किया जाता है, फिर जो है कंचन उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। अब सबसे जो बाद में बात निकल करके इसमें आती है दोनों के बाद संवाद से, वो ये निकल करके आती है कि कंचन पूछते हैं कि क्या केवल जो है शूद्र को ही सबकी सेवा का अधिकार है? क्या ऐसा नहीं है कि जिसके पास धन है वो शूद्र का भी कुछ उद्धार हो सके? तो उसके बारे में अवंतीपुत्र जो है तब उत्तर देते हैं, तो वो कहते हैं कि यदि शूद्र समाज में है और उसके पास इतना उचित धन है, या किसी अन्य वर्ण के पास भी, चाहे वो वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, इतना धन है कि वो जो है अपनी सेवा में रख सके अन्य वर्णों के लोगों को, तो निश्चित रूप से वो रख सकते हैं। देखिए अर्थात इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि बंधन नहीं था, बल्कि बंधन था केवल धन का, कि यदि धन है तो सब कुछ संभव है। तीनों वर्णों में से, हालांकि अवंतीपुत्र ने ये भी कहा है कि तीनों वर्णों में से जिसे चाहें वो अपनी सेवा में रख सकते थे, और उन्होंने ये भी बता दिया है कि सेवक के क्या कार्य थे। सेवक जो है अपने जो उसे आश्रय दाता थे उनसे पहले उठे और बाद में सोए। तो इस प्रकार से बौद्ध अवधारणा बिल्कुल अलग थी ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से। ये बात हाँ में है इसका उत्तर, निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5th क्वेश्चन है, इसके बारे में मेरे पास जो है बच्चों के काफी कॉल्स आते हैं कि मैडम क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो मैंने यही कहा कि बच्चों इसे मैं समझाऊंगी, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। देखिए बड़ा नहीं है और इसमें बस समझने वाली बात है,
निम्नलिखित अवतरण देखिए महाभारत से लिया गया है, जिसमें ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर दूत संजय को संबोधित कर रहे हैं। ज्येष्ठ जो पांडव थे, पांडवों के सबसे बड़े भाई, तो वो जो है दूत युधिष्ठिर जो है दूत संजय किसके दूत थे? धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र के। उन्हें जो है संबोधित करके क्या कह रहे हैं देखिए, अपना संदेश भेजने के लिए संजय जो है धृतराष्ट्र ग्रह के सभी ब्राह्मणों और मुख्य पुरोहितों को मेरा विनीत अभिवादन कीजिएगा। देखिए बच्चों, इसमें जो है आपका जो है क्वेश्चन में मैं आपको नीचे की ओर ले जाना चाहूंगी। क्या पूछने की कोशिश की गई है? देखिए क्वेश्चन में पूछने की कोशिश की गई है कि इस सूची को बनाने के आधारों की पहचान कीजिए। उम्र, लिंग, भेद व बंधुत्व के संदर्भ में किसी प्रकार से आप सूची बना सकते हैं। क्या कोई अन्य आधार भी है? प्रत्येक श्रेणी के लिए स्पष्ट कीजिएगा कि सूची में उन्हें एक विशेष स्थान पर क्यों रखा गया। देखिए यहाँ से बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन को समझना। सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है वो युधिष्ठिर ने ग्रह के घर अर्थात घर के धृतराष्ट्र घर के ग्रह के महल के कह सकते हैं सभी ब्राह्मण और मुख्य पुरोहितों को नमस्कार किया है, विनीत अभिवादन किया है। तो श्रेणी बनाएंगे, श्रेणी जब हम बनाएंगे तो उसमें जो है प्रथम श्रेणी में हम रखेंगे ब्राह्मण और मुख्य पुरोहितों को। फिर उनके सामने की ओर बच्चों हम लिख देंगे कि उन्हें क्या किया गया है? विनीत अभिवादन। फिर नेक्स्ट, विनीत अभिवादन क्यों किया गया है बच्चों? विनीत अभिवादन इसलिए किया गया है कि सबसे पहले ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मणों को वर्ण व्यवस्था में प्रथम पायदान पर रखा गया था। उसके बाद देखिए वो क्या कहते हैं कि मैं गुरु द्रोण के सामने नतमस्तक होता हूँ। अर्थात वो गुरु द्रोण जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी थी, अस्त्र शस्त्र और सभी जितने भी ग्रंथ थे उनके सामने उन्होंने नतमस्तक हुए हैं। अर्थात गुरु को जो है उनके जो राजा के ग्रह से संबंधित ब्राह्मण और मुख्य पुरोहित थे उनके बाद जो है गुरु को रखा गया है। वो हालांकि वो भी ब्राह्मण समुदाय से हैं, किंतु उनका फिर सेकंड पॉइंट में हम गुरु द्रोण को लिख देंगे। उनके सामने लिखेंगे कि उन्हें क्या किया है? उनके सामने नतमस्तक होना लिखा है। फिर क्या लिखा है? मैं कृपाचार्य के चरण स्पर्श करता हूँ। तो कृपाचार्य के सामने क्या लिखेंगे? चरण स्पर्श। देखिए तीनों ही अभी तक जो है ये ब्राह्मण वर्ण से ही आए हैं। और कुरु वंश के प्रधान भीष्म के यानी कि चरण स्पर्श जो है भीष्म के भी जो है इन्होंने कहा है, जो कि कुरु वंश के प्रमुख हैं। देखिए परिवार का मुखिया होने के नाते उनके जो है चरण स्पर्श गुरुओं के बाद तुरंत कर दिए गए हैं, राजा से पहले। तो इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट में भीष्म आ जाएंगे और उनके सामने आ जाएंगे कि उनके भी चरण स्पर्श किए गए परिवार का मुखिया होने के नाते। नेक्स्ट फिर कहते हैं कि मैं वृद्ध राजा धृतराष्ट्र को नमन करता हूँ। फिर राजा का स्थान आता है और राजा में धृतराष्ट्र, नेक्स्ट पॉइंट में धृतराष्ट्र ब्रैकेट में लिख देंगे, जो हस्तिनापुर के राजा थे, उन्हें क्या करते हैं? नमन करते हैं। देखिए श्रेणी अलग अलग है, किसी के चरण स्पर्श कहा है, किन्हीं का अभिवादन कहा है, तो इन्हें जो है नमन करते हैं राजा होने के नाते। मैं उनके पुत्र दुर्योधन और उनके अनुजों के स्वास्थ्य के बारे में पूछता हूँ तथा उनको शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए इसमें जो है दुर्योधन चूंकि उनसे छोटे थे और उनके अन्य भाई भी उनसे छोटे थे, तो उन्हें कोई ना नमन किया गया है और ना ही किसी प्रकार का अन्य कोई कहा गया है उनके बारे में, बल्कि इस नेक्स्ट पॉइंट में हमारा आ जाएगा दुर्योधन तथा उनके अनुज। उन्हें क्या दिया है? उनके स्वास्थ्य के हालचाल के बारे में पूछा है और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। मैं उन सब युवा कुरु योद्धाओं का अभिवादन करता हूँ जो हमारे भाई, पुत्र और पौत्र है। नेक्स्ट में आ जाएगा कि जो युवा कुरु योद्धा हैं उनका जो है अभिनंदन किया गया है। नेक्स्ट, जो कि उनके भाई, पुत्र या पौत्र लगते हैं। सर्वोपरि मैं उन महामती विदुर को जिनका जन्म राधे से हुआ, देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है, नमस्कार करता हूँ, जो हमारे पिता और माता के सदृश्य हैं। अर्थात महामती विदुर जो है अपनी नीति में चूंकि बहुत जो है प्रकांड थे, उन्हें नमस्कार किया गया। अर्थात वो हालांकि वो दासी पुत्र थे, लेकिन किंतु फिर भी
उनकी बुद्धिमत्ता के कारण उनको जो है नमस्कार किया गया है, उन्हें भी एक अच्छा सम्मानित स्थान दिया गया है। उसके पश्चात कहा है कि वो हमारे माता पिता के समान है। फिर उसके बाद कहा है कि मैं उन सभी वृद्धा स्त्रियों को प्रणाम करता हूँ जो हमारी माताओं के रूप में जानी जाती हैं। अर्थात राजमहल की जितनी भी वृद्ध स्त्रियां थी जिन्हें माताओं के रूप में जाना जाता था, उन्हें जो है इसके बाद जो है प्रणाम कहा गया है। तो वृद्धा स्त्रियों के सामने प्रणाम आ जाएगा। जो हमारी पत्नियां हैं उनसे यह कहिएगा कि मैं आशा करता हूं कि वे सुरक्षित हैं। अर्थात उन्होंने कहा है कि जो हमारी पत्नियां हैं उनके सुरक्षित होने की अपेक्षा की गई है। देखिए, चूंकि स्त्रियों का स्थान वैसे भी वर्ण व्यवस्था में नीचे ही था पुरुषों से, तो देखिए ऊपर से अभी हम जितना भी पढ़ते आए हैं वो सब पुरुषों के विषय में था, यहाँ से जाकर स्त्रियों के विषय में शुरू हुआ है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रियों का स्थान कहीं ना कहीं नीचे तो था। मेरी ओर से फिर आगे जो है, उन कुल वधुओं का जो उत्तम परिवारों में जन्मी हैं और बच्चों की माताएं अभिनंदन कीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट में आ जाता है कुल वधु और उनके बच्चे, उनका अभिनंदन किया गया है तथा हमारी पुत्रियों का आलिंगन कीजिएगा। फिर पुत्रियां आ गई हैं, अर्थात ये पूरा का पूरा स्त्रियों से ही रिलेटेड है। सुंदर सुगंधित सुवेशित गणिकाओं को शुभकामनाएं दीजिएगा। देखिए गणिकाओं का भी यहाँ पर गणिकाओं को भी शुभकामनाएं दी गई हैं। गणिकाओं को भी अर्थात कहीं ना कहीं समाज में स्थान प्राप्त था। फिर दासियों और उनकी संतानों, जो दासी होती थी, दासी और उनकी संतान तथा वृद्ध, विकलांग और असहाय जनों को भी मेरी ओर से नमस्कार कीजिएगा। देखिए दासियों को भी अब इसमें जो है कहीं ना कहीं युधिष्ठिर की जो है एक सभ्यता दिखाई देती है कि दासियों को और उनकी संतान, वृद्ध, विकलांग, असहाय जन अर्थात जो समाज के निचले पायदान पर थे उन्हें भी नमस्कार किया है। हालांकि बाद में किया है किंतु किया जरूर है। तो इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं युधिष्ठिर के अंदर कुछ संस्कार अच्छे थे। फिर नेक्स्ट, अब हम जब लास्ट में क्वेश्चन में फिर पहुंचते हैं कि हमने देखिए एक तरफ हमने सूची बना ली किसे किसको क्या किया, नेक्स्ट उनके सामने लिख लिया कि किसे अभिवादन किया, किसे चरण स्पर्श किया। फिर ऊपर से जब हम देखते हैं सबसे पहले ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय हैं, फिर जो है स्त्रियों का स्थान आ जाता है, फिर समाज के निचले वर्ग में चले जाते हैं। किंतु इसमें एक चीज रह गई है कि देखिए सूची में उन्होंने एक विशेष स्थान पर क्यों रखा है। इसमें लास्ट में आप लिख देंगे कि सूची में विशेष स्थान पर इसलिए रखा गया है क्योंकि उस समय की सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी थी। इसलिए जो है युधिष्ठिर चूंकि एक संस्कारी जो है युवराज और फिर बाद में राजा भी हुए थे, इसलिए जो है उन्होंने सबको श्रेणीबद्ध तरीके से ही प्रणाम या शुभकामनाएं दी हैं। किंतु इसमें एक चीज छूट जाती है, समाज का मजदूर वर्ग, क्योंकि मजदूर वर्ग जो है एक ऐसा वर्ग था जो उत्पादक था और उत्पादकता के बिना कुछ संभव नहीं है। चलिए छूट जाता है केवल इसमें, बाकी आपका क्वेश्चन जहां तक मैं समझती हूँ ये सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जो है आज आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। कल अब हम जब आगे अध्ययन करेंगे उसके बाद में आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, हमारे 4 लॉन्ग क्वेश्चन बच गए हैं, उनके बारे में हम आप डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप अपना काम ये कर लीजिएगा। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी यदि कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और बच्चों ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।